नमस्कार दोस्तों। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कहानी का तीसरा भाग। इससे पहले हमने देखा था कि एक नाई जिसको डबल रोटी काटने पर बीच में एक नाक मिलती है, वो बड़ा परेशान हो जाता है कि ये नाक आखिर है किसकी। फिर वो किसी तरह से उस नाक को नेवा नदी में फेंक देता है। उसके बाद एक दूसरा दृश्य आता है कि वो नाक जो मेजर कवालियोफ जिसकी है, वो एक बार सुबह सुबह उठता है और देखता है कि उसके चेहरे पर नाक ही नहीं है, नाक गायब। फिर वो बाहर जाता है, देखता है तो उसे एक आदमी दिखाई देता है। वो आदमी असल में उसकी नाक ही होता है, जो कि उससे भी बड़ा अफसर है, क्योंकि उसके नाक के कपड़ों से प्रतीत होता है कि वो एक बहुत बड़ा अफसर है। अब वो उसके आगे पीछे घूमता है, उसको ढूंढने की कोशिश करता है, उससे बातें करने की कोशिश करता है। तो अभी तक हमने यहीं तक देखा था कि उससे उसके कुछ बातें होती हैं, वार्तालाप होता है। फिर आगे अब तीसरा भाग मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। उसने मुड़कर वर्दी वाले महानुभाव से साफ साफ कहना चाहा कि वह सिर्फ उच्च अफसर होने का ढोंग कर रहा है। ये वर्दी वाला महानुभाव नाक ही है जिससे वो बात कर रहा था, मगर है वह झूठा और धोखेबाज, और वह सिवाय उसकी नाक के कुछ भी नहीं है। मगर नाक वहाँ थी ही नहीं, शायद वह किसी और से मिलने चली गई थी। अब तो कवाल्योव बुरी तरह तैश में आ गया। वह पीछे सरका और 1 मिनट के लिए स्तंभों के पास रुककर उसने ध्यान से देखा कि कहीं नाक तो दिखाई नहीं दे रही। उसे अच्छी तरह याद था कि उसके सिर पर फुंदने वाली टोपी थी और उसके कोट पर सुनहरी कढ़ाई थी, मगर उसके ओवरकोट को देख नहीं पाया था, और न ही देख पाया था उसकी गाड़ी का रंग, ना घोड़ों का रंग। यह भी नहीं देखा था उसने कि गाड़ी के पीछे कोई सेवक था या नहीं। फिर रास्ते पर इधर उधर सारी गाड़ियां इतनी तेजी से जा रही थीं कि उन्हें पहचानना मुश्किल था, मगर यदि पहचान भी जाता तो उन्हें रोकना असंभव था। दिन बड़ा खुशगवार था, धूप खिली हुई थी। नेव्स्की एवेन्यू पर लोगों की भीड़ थी। महिलाओं का रंग बिरंगा झरना सा पूरे फुटपाथ पर बिखरा था। पलिसेस्की से लेकर अनीचकिन पुल तक यह आ रहा था। उसका परिचित अफसर, जिसे वह डिप्टी जनरल कहकर पुकारता था, खासकर भीड़ में, यह है यारीगिन। बड़ा बाबू सीनेट का है, गहरा दोस्त है, ताश बड़ी खूबसूरती से खेलता है। और यह है एक और मेजर, कॉकेशस से बन के आया है। वह हाथ के इशारे से उसे अपने निकट बुलाता है। ओ शैतान ले जाए, कवालियोव ने कहा, और वह गाड़ी में बैठ गया। ए गाड़ीवान, सीधे डिप्टी पुलिस कमिश्नर के पास ले चलो, पूरी रफ्तार से चलो। क्या डिप्टी साहब हैं? वह आंगन में प्रवेश करते हुए चीखा। नहीं, संतरी ने जवाब दिया, अभी अभी गए हैं। शाबाश। हाँ, संतरी आगे बोला, ज़्यादा देर नहीं हुई, अभी अभी गए हैं। 1 मिनट पहले आते तो आप उन्हें मिल लेते। चेहरे से रुमाल हटाए बिना कवालियोव गाड़ी में बैठ गया और उड़ी उड़ी आवाज़ में बोला, चलो। कहाँ? गाड़ीवान ने पूछ लिया। सीधा चलो। सीधा कैसे? यहाँ मोड़ है, दाएं या बाएं? इस प्रश्न ने कवालियोव को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसकी स्थिति को देखते हुए तो यही उचित था कि सबसे पहले पुलिस मुख्यालय में जाया जाए। इसलिए नहीं कि उसका पुलिस से संबंध था, बल्कि इसलिए कि अन्य विभागों की अपेक्षा उनकी कार्रवाई शीघ्रता से होती थी। उस मोहल्ले के अफसर की सहायता से नाक के सेवा स्थल की जांच करना बेवकूफ़ी होती, क्योंकि नाक द्वारा दिए गए जवाबों से यह तो पता चल ही चुका था कि इस व्यक्ति के लिए निष्ठा, पवित्रता नामक चीज़ों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वह इस बारे में झूठ भी बोल सकता था, जैसे कि उसने यह झूठ बोला था कि वह उससे कभी मिला ही नहीं। इसलिए कवालियोव पुलिस मुख्यालय चलने की आज्ञा देने ही वाला था कि उसके दिमाग में एक और ख्याल आया कि यह धोखेबाज डाकू, जो पहली ही मुलाकात में इतनी बेशर्मी से पेश आया था, समय का फ़ायदा उठाकर शहर में खिसक भी सकता था, और तब उसकी तलाश जारी रहती, खुदा न करे महीनों तक। अंत में शायद भगवान ने ही उसे प्रेरणा दी। उसने निश्चय किया कि वह अखबार के दफ्तर में जाएगा और सभी विशेषताओं सहित उसके बारे में इश्तिहार देगा, जिससे कि देखते ही उसे कोई भी पकड़कर कवालियोव के पास ले जाए या फिर उसका ठौर ठिकाना बता सके।
तो उसने गाड़ीवान को अखबार के दफ्तर में चलने की आज्ञा दी और पूरे रास्ते उसे यह कहते हुए धमकाता रहा, जल्दी कमीने, जल्दी बदमाश। ओ मालिक, गाड़ीवान अपने सिर को झटका देते देते घोड़े की लगाम खींचते हुए जवाब देता। आखिरकार गाड़ी रुक गई और कवाल्योव गहरी गहरी सांस लेते हुए नन्हे से स्वागत कक्ष में पहुंचा, जहां सफ़ेद बालों वाला एक कर्मचारी पुराना कोट और चश्मा पहने मेज के पीछे बैठा था और दांतों में कलम दबाए हाथों से तांबे के सिक्के गिन रहा था। इश्तिहार कौन लेता है? कवाल्योव चीखा। नमस्ते। मेरा नमस्कार, बूढ़े क्लर्क ने कहा और 1 मिनट के लिए आंखें उठाकर दोबारा सामने पड़े पैसों के ढेर पर टिका दी। मैं छपवाना चाहता हूँ। कृपया थोड़ा ठहरिए, क्लर्क बोला। एक हाथ से कागज़ पर एक अंक लिखकर दूसरे हाथ की उंगलियों से उसने सामने पड़े गणक के 2 दाने खिसका दिए। झालदार कमीज़ वाला चपरासी, जो अपने अंदाज से यह दिखा रहा था कि वह किसी सामंत के घर में काम करता है, मेज के पास एक चिट हाथों में लिए खड़ा था। उसने अपनी मिलनसारिता दिखाना उचित समझा। यकीन कीजिए साहब, कुत्ता 8 कपेक का भी नहीं है। यानी मैं उसके लिए 8 कपेक नहीं देता, मगर सरदारिन साहिबा उसे बहुत प्यार करती हैं, बहुत चाहती हैं और उसे ढूंढने वाले को 100 रूबल, शिष्टाचारवश कहूँ तो जैसे कि हम और आप हैं, सबकी पसंद एक सी तो नहीं होती, मगर इतना ही शौक़ है तो अच्छी किस्म के कुत्तों के लिए 500,000 भी दे दो। मगर कुत्ता अच्छा ही था। क्लर्क बड़े ध्यान से इस बात को सुनते हुए अपने हिसाब भी करता जा रहा था, देखता जा रहा था कि चिट में कितने अक्षर हैं। अगल बगल कई बूढ़ियां खड़ी थीं। सामंतों और व्यापारियों के सेवक भी थे पुर्जों के साथ। एक में लिखा था कि एक बहादुर गाड़ीवान नौकरी चाहता है। दूसरे में कम इस्तेमाल की गई 1814 में पेरिस में खरीदी गई गाड़ी बेचनी है। कोई 19 साल की छोकरी नौकरी चाहती है जो धोबन के अलावा अन्य काम भी कर सकती है। मजबूत गाड़ी बिना किसी मरम्मत के, जवान फुर्तीला घोड़ा भूरे धब्बों वाला 17 साल का लंदन से मंगवाया गया, गाजर और चुकंदर के बीज, समर कॉटेज सभी सुविधाओं सहित, घोड़ों के लिए 2 अस्तबल और खुले मैदान सहित जिसमें वृक्षों का वन लगाया जा सके। जूतों के पुराने सोल बेचने की बात थी, जिसके लिए खरीदारों को सुबह 8 बजे से 3 बजे तक आने के लिए कहा गया था। वह कमरा जहां यह पूरा हुजूम था, छोटा सा था और उसमें दम घुट रहा था, मगर मेजर कवाल्योव को कोई दुर्गंध महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि उसने रूमाल से चेहरा ढका हुआ था और इसलिए भी कि उसकी नाक न जाने कहाँ घूम रही थी। आदरणीय महोदय, क्या मैं प्रार्थना कर सकता हूँ? यह बहुत ज़रूरी है, आखिर उसने बेचैनी से कह ही डाला। रुको रुको, 2 रूबल 43 कॉपेक, 1 मिनट में 1 रूबल 64 कॉपेक, सफ़ेद बालों वाला बूढ़ियों और चपरासियों की ओर पुर्जे फेंकता हुआ बोला। आपको क्या चाहिए? आखिरकार उसने कवाल्योव से पूछा। मैं निवेदन करता हूँ, कवाल्योव बोला। डाका पड़ा है या बदमाशी हुई है, मैं अभी तक समझ नहीं पाया। मैं सिर्फ इतनी विनती करता हूँ कि यह छापिए कि उस कमीने को मेरे पास लाने वाले को भरपूर इनाम दिया जाएगा। माफ़ कीजिए, आपका नाम? नहीं, नाम की क्या ज़रूरत है, मैं बता नहीं सकता। मेरे कई जान पहचान वाले हैं। चेख्तारेवा बड़े अफसर की पत्नी, पेलागेया पतोचिना कर्नल की पत्नी, अचानक सबको पता चल जाएगा। खुदा बचाए, इतना लिखिए, सुपरिटेंडेंट मेजर। भागने वाला आपका सेवक था? कैसा सेवक? यह तो कोई बात नहीं है, गुंडागर्दी वाली बात है। भागी है नाक। क्या अजीब नाम है। क्या महाशय, नाक बड़ी रकम लेकर भागे हैं? नाक मतलब आप गलत समझ रहे हैं। नाक मतलब मेरी नाक न जाने कहाँ खो गई है। शैतान को मेरा मजाक करने की खूब सूझी। ऐसे कैसे गुम हो गई, मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा। मैं बता भी नहीं सकता कि कैसे, मगर ख़ास बात यह है कि इस समय वह पूरे शहर का चक्कर लगा रही है।
और स्वयं को उच्च श्रेणी का अफसर कहती है। इसलिए मैं आपसे ऐसा इश्तिहार छापने की दरख्वास्त करता हूं कि उसे पकड़ने वाला उसे फौरन मेरे पास ले आए। आप खुद ही फैसला कीजिए कि शरीर के इतने महत्वपूर्ण अंग के बिना मैं कैसे रह सकता हूं। पर कोई पैर की छोटी उंगली तो है नहीं जिसे मैं जूते में छुपा लेता और कोई जान भी ना पाता कि वह नहीं है। मैं हर गुरुवार को उच्च श्रेणी के अफसर की पत्नी चिक्तारेवा के यहाँ जाता हूँ। पोतोचिना